ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोगों के सवाल लें इससे पहले एक मुद्दा जो बार बार आ रहा है और पिछले दिनों ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं कि लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखे थे, लेकिन कुछ वजह से प्रॉपर्टी उनकी खाली पड़ गई, अब किराएदार है नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर भी क्या उनको टैक्स देना पड़ेगा या फिर कोई उपाय है बचने का? जी, देखिए लक्ष्मण, आज से कुछ साल पहले तक तो आप एक ही प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकते थे, यानी कि एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप आराम से उसको रख सकते थे। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक में आप रह रहे हैं, एक आपकी खाली प्रॉपर्टी है, तो आपको जो खाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डीम्ड रेंट के ऊपर टैक्स देना होता था। लेकिन 2019 के बजट में इसको चेंज किया गया और बोला गया कि आप दो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, जैसे आपने 3 घर खरीद लिए, 2 आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिए, तीसरा आपने खाली छोड़ दिया, तो जो खाली आपने छोड़ा है उसके ऊपर आपको डीम्ड रेंट देना होगा। या तो आप उसको एक्चुअल में रेंट पे चढ़ाइए, उसकी रेंटल इनकम पे टैक्स दीजिए। अगर आप एक्चुअल में उसको रेंट पे नहीं चढ़ा रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो रेंट पे चढ़ा हुआ है और आपको उससे इनकम आ रही है और हम उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। इसका कारण मुझे ये समझ आता है कि लोगों के पास रहने के लिए सबके पास घर नहीं होता और जो हाई वैल्यू हाई HNI लोग होते हैं वो बहुत सारे घर इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो सरकार चाहती है कि या तो वो उसको रेंट पे दे या हम उनसे उसके ऊपर टैक्स लें। तो आप 2 प्रॉपर्टी, 2 घर अपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। उसके अलावा कोई होगा तो आप उस पर टैक्स देंगे, भले ही खाली रहे, भले खाली रहे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली भी होगा। मतलब पैसे तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किराया आ नहीं रहा, कोई इनकम आ नहीं रही, लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये उस कैलकुलेशन कैसे होगा? तो उसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से होता है जिसमें आप 2-3 रेंट आपको निकालने होते हैं। जैसे आपका पहले आप उस एरिया का रेंट देखते हैं, उस एरिया में कितना रेंट चल रहा है, कितना सरकार बोल रही है, ऐसे 3 कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें से जब आप अमाउंट आपका जो निकलता है, जो डिराइव्ड वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और अगर आपने इसको रेंट पे दिया हुआ है तो एक्चुअल में जितना रेंट आ रहा है उसी के ऊपर टैक्स देना होता है। खाली है तो जो आसपास की प्रॉपर्टी के रेट हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसमें कैलकुलेशन होती है, 3-4 चीजें होती हैं। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो पहले हमने रेंट दिया उसको आधार बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। इनफैक्ट रिटर्न में भी आप उसी कैलकुलेशन को डालते हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है कि वो कैसे आप अमाउंट को निकालेंगे। प्रॉपर्टी रेंट पर है तो तभी अच्छा है कि जितना मिले उसके आधार पर टैक्स की देनदारी दिखा दी। खाली पड़ा तो और ज्यादा टेंशन, टैक्स तो देना ही है और टैक्स का कैलकुलेशन भी काफी पेचीदा हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? मैंने अपनी डॉटर का इनकम टैक्स रिटर्न डाला था। मेरे को इंटीमेशन आई है 143(1) के अंडर देयर इज नो ड्यू, जबकि उसका मेरा 42,688 रुपए का रिफंड बनता है एडवांस टैक्स का, कि उसका इनकम 5 लाख से नीचे था तो वो 87A के अंडर में वो सारा एग्जम्प्ट हो जाता है कुछ। ठीक है। और ये जो अंडर 143(1) के अंडर में जो एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, केवल उन्होंने 2 रुपए की एडजस्टमेंट की है, वो 42,688 को 42,690 कर रहा है। अच्छा। अब रिफंड कुछ नहीं बना दिखा रहा है। अब मेरे को इसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, देखिए अगर आपने इसको ठीक पढ़ा है ऑर्डर को, 143(1) के ऑर्डर को, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सिर्फ 2 रुपए की एडजस्टमेंट हुई है, उसके बाद भी वो आपको रिफंड नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। यानी कि आप ऑर्डर को देखते ही बता सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये गलत पास हुआ है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन होती है, आप उसको फाइल कीजिए। वो ऐसे ही केसेस में फाइल की जाती है जहाँ पे मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, यानी कि जैसे 143(1) की इंटीमेशन आई और वो गलत है इंटीमेशन, और आपने देखते ही बता दिया ये गलत है। इसमें कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, यानी कि आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा, डिपार्टमेंट भी देखते ही समझ जाएगा कि हमसे गलती हुई है। तो इसमें आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं 154 की, और आपका जो रिफंड है आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, इस बात पे चिंता मत करिए। फिर भी ना मिले तो हम हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अगले कॉलर के पास। शिखा बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। शिखा जी नमस्कार।
नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। बताइए क्या मेरा- सवाल है? हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फाइल करते हैं आईटीआर, तो उसमें से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को शो करते हैं। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में दो चीज होती है, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक प्री ईएमआई इंटरेस्ट। तो सर हमें इसको दोनों का ही बेनिफिट मिलता है ना? ठीक है, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ किस तरह से कैलकुलेट होता है। आप हाउसिंग लोन आपने लिया होगा, उसी के इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं। तो जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है वो सेक्शन 24 में जाता है। सेक्शन 24 में आपके अगर सपोज कीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक जो है इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को वो सारा का सारा आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपको पोजेशन मिल जाता है घर का। तो उससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट होता है वो सारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है। तो उसको आप टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आप अगर सपोज कीजिए इस साल में आपका इस साल का इंटरेस्ट आपका 1 लाख है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 50,000 है तो आप 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ओवरऑल लिमिट 2 लाख ही है। तो 2 लाख से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे उस साल का इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिला करके। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। देखते रहिए टैक्स ग्रुप।